सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इंतखाबात में पार्टी टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई है। किसे राजी करें और किसे नाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा। सीनियर रहनुमा भी टिकट के मामले पर आमने सामने आ गए हैं। अंदर की खबर यह है कि N121 लाहौर में शेख रोहेल असगर और रियाज सादिक की लड़ाई चल रही है। N117 में मलिक रियाज को टिकट दें या फिर इस्तेकाम पार्टी के अलीम खान से सीट एडजस्टमेंट की जाए, ये गुत्थी भी नहीं सुलझ रही। मीडिया ज़राए का कहना है कि N127 से अली परवेज मलिक की जगह अता तारड़ को टिकट दिए जाने का इम्कान है, जिस पर अली परवेज मलिक नाराज हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज N119 से नून लीगी उम्मीदवार है, लेकिन अलीम खान भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने पर बज़िद है, जबकि नवाब शेर बसीर और तलाल चौधरी में भी टिकट के लिए जंग जारी है। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी की मुखालिफत कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद की तहरीक में नवाब शेर बसीर ने साथ दिया था, इनसे किया वादा निभाना चाहिए। एक तरफ ये झगड़े चल रहे हैं तो दूसरी तरफ सीनियर रहनुमाओं को भी खुडे लाइन लगाया जा रहा है। माजी में जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान थे, वो मोहम्मद जुबैर आज कल मीडिया पर बैठकर पार्टी क़यादत की बेसबाती पर गिले शिकवे करते नजर आते हैं, जिनका दावा है कि वो इसी तरह से पार्टी में हैं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग का हिस्सा हैं। मोहम्मद जुबैर का और क्या कहना है और उन्हें पार्टी ने साइड लाइन क्यों कर दिया, क्या गलती हुई, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, और खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा में ज्वाइन किया है, और फैसल करीम कुंडी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा है। रेहान हाशमी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं नून लीग के अपने अंदर बड़े मसाइल चल रहे हैं और आपके साथ भी बातचीत तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन ये NA-242 आखिर इसका इतना बड़ा मसला क्या बन गया कि बाकी जगहों पर हम सुन रहे हैं शायद सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, 3 हल्कों की ऑफर चल रही है कराची में, लेकिन ये 242 का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM पाकिस्तान का जो मुफाहमती अमल था मुस्लिम लीग नून के साथ, वो बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से था, और वो मजीद उसको तक़वियत उस वक्त मिली जब पिछली गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून के साथ मुशावरत के बाद और जद्दोजहद के बाद कराची की आबादी को गिनवाने का आगाज हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि जिस हद तक भी हो सकता था तो बेस्ट पॉसिबल 3 MPs और 1 NA की सीट का इजाफा माजी में हुआ। अच्छा, अब वो मुफाहमती अमल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जाकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक लाए अमल तरतीब पाया। अच्छा, अब क्योंकि हमारा मामला बुनियादी तौर पर नेशनल लेवल का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का है, तो NA-242 का जिस तरह अमूमी तौर पर जो बात की जा रही होती है, तो ये तो सिर्फ फ़कत एक सीट है। जिस तरह दीगर अमूर के ऊपर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत चलती रहती है, तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये भी गुफ्तगू शनीद का एक सिलसिला है, डायलॉग का सिलसिला जारी है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या आउटकम आता है। जो भी होगा हम इसको दरार नहीं बनने देंगे इस मुफाहमती अमल के ऊपर। MQM पाकिस्तान तो लार्जर कैनवस के ऊपर सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बेहतर चीज लेकर आना चाह रही है और बेहतर नताइज के लिए, ताकि उससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद हो, बिलखुसूस कराची के लोग और अर्बन एरियाज के लोग मुस्तफीद हों। अच्छा, रोकड़ी साहब, आपके भी सारे मामला अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके नून लीग के साथ। ये भी कहा जा रहा है जहां अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वहीं से मरीम नवाज साहबा इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, तो ये मसाइल आगे चल के बढ़ेंगे तो नहीं? जी रोकड़ी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आप बोलिए। जी सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब अब वो भी बागी हो गए नून लीग से, अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि अलीम खान साहब भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं लाहौर से, जहाँ से मरीम नवाज साहिबा हैं। तो ये मसाइल कहीं आपके साथ भी तो नहीं बनेंगे अभी तक, चूंकि चीजें कुछ वाज़ेह नहीं हो सकी? नहीं जी नहीं, हमारे साथ इस तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम कायल हैं कि अपना स्टैंड पहले दिन से आप बड़ा क्लियर रखें और उसको आपको बार बार करने की जरूरत ना पड़े। हमारे जो इलाके ये डिफरेंट इलाके हैं, ये हमारे इलाकों के अंदर कबायली रिवाज के सिस्टम था पहले, वो कम भी हुआ है लेकिन अभी भी वो मौजूद है, और हमारे पास शख्सियात अहम होती हैं और वहाँ पर जो अपने अपने ग्रुप्स हैं वो ज्यादा अहम है, और पार्टी वोट्स या पार्टी कल्चर उस तरह का हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम पर ये चीजें फर्क नहीं पड़ती। ये फर्क पड़ता है अर्बन एरिया, जज लाहौर, बड़े शहरों में वहाँ फर्क पड़ेगा,
और जो हमारे जैसे इलाके हैं इनमें इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। जी गाजी साहब। लेकिन रोकड़ी साहब, जिस तरह अलीम खान साहब अब अगर पीछे नहीं हटते तो मरियम साहब और अलीम खान ये दोनों आमने सामने होंगे तो ये तो बड़ा सख्त मुकाबला हो जाएगा लाहौर में। लाहौर जैसे जिस तरह आप बात करें कि शहरों में ज़रा फ़र्क है, तो यहाँ अगर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा IPP और नून लीग के दरमियान। देखिए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को किसी के साथ ये, लेकिन अगर वो कर दे तो हम इसके भी कायल नहीं है कि इसको हक व बातिल की जंग करार देकर नाराज हो जाएं, या जी जैसे हमारे इलाके में कहते हैं रोस जाना, हम इसके कायल नहीं है। और इलेक्शन है, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्ट करना चाहिए मुस्बित तरीके के साथ और नफरतों को कम करते हुए। बाकी पार्टीज के अंदर सबको टिकट तो मिल नहीं सकता। आपने जुबैर साहब की मिसाल दी। मैं अक्सर कहता हूँ कि पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं, और शख्सियात जो है वो पार्टीज के अंदर नस्ल दर नस्ल मौजूद हैं, इलाकों में मौजूद हैं। अब पार्टीज डिसीजन कोई भी करे तो शख्सियात उन डिसीजंस को डीरेल कर देती हैं और चाहती हैं कि उनकी मर्जी के डिसीजंस हों। और पार्टीज के अंदर भी क्योंकि ऊपर भी ग्रुप्स होते हैं और नेचुरल होता है, ये होता भी है, तो पार्टीज जिस वक्त स्ट्रांग हो जाएंगी, पार्टीज जिस वक्त फाल हो जाएंगी और पार्टी जब फैसला करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो बाकी उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन यहाँ हर तरफ से कुछ न कुछ वारदात हो जाती है, इसलिए लोग नाराज भी हो जाते हैं। ये हर पार्टी के साथ ही होता है। जी रियान साहब, अब एक मसला ये भी है कि नून लीग ज़ाहिर है अब हलीफ आप बन रहे हैं, हरीफ भी रहे, तो एक सियासतदान के तौर पर दूसरे पर तनकीद करनी है, उसके साथ जाना है, उसकी सियासत को आदमी देख तो रहा होता है। तो मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध भी रहे, आपको लगता है कि नून लीग के लिए ये एक मसला बनेगा, चाहे शाद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, अब मोहम्मद जुबैर भी इसमें आ गए हैं, तो ये एक बागी ग्रुप आप उसको कह लें या नाराज़ ग्रुप कह लें, इससे आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा खासतौर पर कराची में नून लीग की पॉपुलैरिटी को? देखें, अभी जिस तरह ये आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने जो बात कही, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ उनकी बात से। उसकी वजह यह कि अर्बन एरियाज़ के पॉलिटिकल डायनेमिक्स बिल्कुल तब्दील हैं। अर्बन एरियाज़ ख़ास तौर पर अगर आप सिंध के शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो मुख्तलिफ है, बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है डायनेमिक्स। और जो हमें नज़र आता है वो ये कि यहाँ पर इलेक्टेबल से ज़्यादा पार्टी पॉलिसीज़ जो है अमल दखल रखती है और इलेक्टेबल्स ना होने के बराबर होते हैं यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में, बिलखुसूस जो शहरी सिंध है यहाँ पर। पार्टी की पॉलिसी, मैनिफेस्टो और उसका जो विजन है, जो वे फॉरवर्ड है, जो उसका लाए अमल है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है और उसकी डिलीवरी जो माजी में करती रही और जो उसका एजेंडा है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसकी मुमकिन तौर पर बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। उसमें तालीम हो सकती है, उसमें एक ट्राइबल सिस्टम का ना होना हो सकता है, उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हक हासिल है। नून लीग कितनी शहरी सिंध के शहरी इलाकों में जहां आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर कराची में, नून लीग का कोई वोट बैंक है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं कह सकते हम और आप कि किसी का वोट बैंक नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रांग होल्ड हो, किसी जगह पर कमजोर हो। तो अभी एमक्यूएम पाकिस्तान वैसे तो सीट एडजस्टमेंट करती नहीं है यूजुअली, लेकिन चूंकि हम इस बात का इदराक रखते हैं कि अगर कहीं पर मौजूदा हालात में खास तौर पर, क्योंकि हमें लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर पाकिस्तान को माशी बहरान से जल्द अज जल्द निकालने के लिए इस इलेक्शन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एमिकेबली पुरअमन अंदाज में करना है तो बहुत सारी चीजें आपने फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ये समझते हैं कि अगर कहीं पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है तो उसको डायलॉग के जरिए उसके ऊपर नेगोशिएशंस में जाया जा सकता है मौजूदा हालात के तनाजुर में, लेकिन जिसको कहते हैं कि ख्वाहिश बेजा रखना मुनासिब भी नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो आप नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो टिकट के हसूल के लिए लॉबिंग भी कर रहे होते हैं, दीगर चीजें कर रहे होते हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वहां पर तो हो रहा होता है यहाँ अमूमी तौर पर। तो ये मेरा ख्याल है कि हर इलेक्शंस में होता है और हर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। अच्छा, एक चीज खुर्रम रोकड़ी साहब ये फरमाइएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप इतना जाती तौर पर पार्टी की पॉलिसी अलग हो सकती है, वो भी चीज़ें अभी सामने नहीं आ सकी पूरी तरह से, कोशिश तो भी हो रही है सीट एडजस्टमेंट की नून लीग के साथ, लेकिन अगर नहीं बनती तो आप सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे मुकाबला करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये डिसीजन हो चुका है अगर आपकी टर्म्स पर मामला नहीं तय होते नून लीग के साथ? तो वही करता है जो कागजात नामजदगी जमा कराता है। आपने ये देखना होता है कि कौन सी पार्टी ने, किस पार्टी ने कितने हलकों के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं।
अब ये सारी मेहनत तलब काम है। अच्छा, बहुत सारी पार्टीज ऐसी भी हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ पार्टीज या मेन पार्टीज ऐसी भी हैं कि जिनके कैंडिडेट जो हैं, जो कागजात जमा कराते हैं, वो नहीं होते इस अहल के वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकें या वो जीत सकें, लेकिन पार्टीज उनको भी टिकट देती हैं। कई दफा पार्टीज कहती हैं जी हम तमाम हल्कों से टिकट देंगे। बात ये होती है कि सीरियस कैंडिडेट्स जिनको आप जो प्रॉपर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आप उसको कंसिडर करें कि कौन सी पार्टी कितने कैंडिडेट्स मैदान में लेके आ रही है। आपको शायद ही कोई पार्टी मिलेगी नेशनल लेवल के ऊपर जाके हर जगह पर अपने कैंडिडेट्स लेके आ सके। तो अब ये देखना आपने ये होगा कि कौन सी पार्टी कितने हल्कों में उसने कागजात जमा कराए हैं। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन के तमाम हल्कों में से तमाम पार्टी या ये कोई पूरे कागजात जमा कराएगा। उन कागजात जमा कराने वालों में से भी आपको जो बहुत संजीदा इलेक्शन लड़ने वाले, आपको जब आप उनको कांट छांट करेंगे तो वो एक निकले प्रोसेस चलता है पूरा। इसको स्टडी आप इस जी 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 रोकड़ी साहब। जी सर, मैंने कह दिया जो। अच्छा रोकड़ी साहब, एक ये बताइएगा, आपकी तो चूंकि पार्टी नई है, चूंकि सियासतदान के तौर पर आपको पूरी सियासत प्रोसेस पर नजर रखनी होती है, ये जो मोहम्मद जुबैर साहब का जिस तरह से अब आकर इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ये शिकवे शिकायत करना कि जनाब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, 16% थी तहरीक इंसाफ के दौर में 35% हो गई, इसहाक डार पर इस तरह से इल्ज़ामात, इससे आपको लगता है नून लीग के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं? जिस तरह उनके अपने अंदर हकों में शेख रुहैल असगर साहब का सुन रहे हैं, याद सादी के मुकाबले पर वो सीट का चल रहा है, इसी तरह तलाल चौधरी के मामला चल रहे हैं, तो इससे आपको लगता है नून लीग के लिए मसाइल होंगे? डेफिनेटली सर, एक आदमी इस मौके के ऊपर आके पुरानी वो जो जैसे खवातीन नाराज हो जाती हैं तो वो घरों के अंदर वो पुरानी तमाम चीजें जो है वो बताती हैं कि ये काम भी किए गए थे और मेरा तो ये या दोस्त जब नाराज होता है तो वो जो फिर पुरानी चीजें याद करने लग जाता है कि तुमने ऐसे किया था, ऐसे। बात ही है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी के स्टेट्समैन को कभी भी नहीं चाहिए कि जब पार्टी में उसका अपना, जब उसको कोई चीज नहीं मिल रही तो वो तमाम दुख जमाने के उठा के बाहर ले आए, और जबकि वो खुद जब वो काम हो रहे हो उसका सारों का वो खुद हिस्सा हो। इसका मतलब तो ये है कि वो इंटेंशनली अपनी उस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, इंटेंशनली जिस पार्टी की वजह से वो मैक्सिमम फवायद समेट चुका है। गवर्नरी कोई ईस्ट पाकिस्तान कंपनी तो नहीं थी जिसने गवर्नरी दे दी थी, पाकिस्तान 47 में बना, 47 के बाद ये पार्टीज हैं, इन पार्टीज का ये मरहूने मिन्नत होते हैं, पार्टीज इनको उस मकाम पर लेके आती है, या उसके बाद ये हरकतें करे तो ये कभी भी दुरुस्त नहीं होता, ये बल्कि इसको एहसान फरामोशी कहा जाएगा, यही कहूँगा। लेकिन रोकड़ी साहब वो तो कह रहे हैं ना कि मैंने इनके मामलात बाजवा साहब से तय करवाए और मैं इसीलिए जाता रहा, को अपनी ज़ात के लिए नहीं गया, तो वो भी अपने एहसानात गिनवा रहे हैं कि उनकी वजह से इनके लिए माहौल बना, नवाज शरीफ की वापसी हो सकी, पीडीएम की तरफ जा सके। हम तो खुद उनमें से है जिसने 12 लिस्ट पे मैं क्या कहूँगा। तो एहसानात जिताने, वो कह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि एहसान जितला कर अपना अजर जाया ना करो, यानी एहसान जितला कर तुमने जितला दिया बस ठीक है, तो बार अल्लाह ताला आसानी करे। पॉलिटिशियन का बहुत पॉलिटिक्स बड़ा एक रूथलेस गेम है। सियासत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहते हैं इसके दिल में इसका दिल नहीं होता, रहम नहीं होता। बहुत सारी चीजें दुरुस्त भी हैं, लेकिन आदमी को अपने कद की हिफाजत करनी होती है, अपनी हिफाजत करनी होती है कि वो कौन सी बात कह के अपनी जो है कद को कम कर रहा है। मुझे तो इस चीज की समझ आई है, और मौजूदा सूरत हाल के अंदर वाकई बहुत तनज़्ज़ुली है कि आज दोस्त हैं तो थोड़ी देर के बाद नाराज होंगे, रूठ जाएंगे, तो तमाम चीजें परे फेंक देंगे। ये इन पार्टीज ये वो लोग हैं जो पार्टीज के बेनिफिशियरी हैं। सही, लेकिन जुबैर साहब जो है ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं अपनी पार्टी। मगर रेहान हाशमी साहब, ये ना हो कि आपके साथ भी हो जाए। देखिए कितना एक तवील अरसा मोहम्मद जुबैर साहब का गुजरा, गवर्नर भी रहे, आज वो कह रहे हैं कि जनाब मुश्किल वक्त में मैं काम आया, मैंने मामलात इनके सही करवाए, इंसाफ इनको दिलवाया, जनरल बाजवा से जाकर मैं मिलता रहा, सारी कहानी मैंने जोड़ी, और अब आकर उनको मेरी जरूरत नहीं रही, मैं भी उसी तरह ही हूँ जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब के भी आपके सामने हैं बयान। तो जो अपनी पार्टी के साथ ये है, शेख रुहैल असगर साहब का मामला नजर आ रहा है, तलाल चौधरी साहब का मामला नजर आ रहा है, आज जो लोग यानी मुनहरिफ हुए वसीर साहब जिस तरह, उनको वो ज़्यादा रेट कर रहे हैं अपने लोगों से जिन्होंने नाहली सही 5-5 साल, तलाल चौधरी की मिसाल है। ये ना आपके साथ भी कुछ हाथ हो जाए, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट हो रही है वो किस शर्त पर, यानी आइन की कौन सी शिक है कि जिस पर वो आपके साथ कमिटमेंट उन्होंने कर लिया कि जी ये काम हम हर सूरत करेंगे, वो क्या है जिसकी वजह से आप सीट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा। पहली चीज तो ये कि देखें, जुबैर साहब गवर्नर रह चुके हैं मुस्लिम लीग के नामजद,
और जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो पार्टी डिसओन कर देती है। डिसओन का लफ्ज इस्तेमाल कर लें या पॉलिटिक्स से अलहदा होना पड़ता है, नॉन पॉलिटिकल फिगर बनकर फिर वो गवर्नर की अहलियत रखता है, कोई भी शख्सियत हो। तो यहाँ पर एक सवाल तो ये पैदा होता है, बहरहाल अहमियत तो है उनकी क्योंकि एक्स गवर्नर है। अब वो मीडिएशन का जो किरदार अदा कर रहे थे और किस हद तक किया, वो क्राइसिस के दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो वर्कर्स जो फाल किरदार अदा करते हैं तो यकीनन उनकी एक अहमियत होती है, और वो अगर कोई डायलॉग के जरिए कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मसला है। जहां तक हाथ हो जाने की बात है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ तो पिछले 3 दिहाइयों के साथ हाथ ही हो रहा है। और हर पार्टी ने आपको धोखा ही दिया है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो मुतालबात, वो हकूक के मुनसिफाना तकसीम के मुतालबात, कोटा सिस्टम खत्म कराना हो या लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट हो, रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, आर्टिकल 140A का इतलाक हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपको मैं सिर्फ मुख्तसरन याद दिलाना चाहूँ कि 2013 से पहले भी अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद था, और आपने देखा होगा कि हमने फिर अपोजिशन में आके बैठ गए। फिर 2013 में मुस्लिम लीग जब मौजूद थी तो हम अपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया था हमने, बावजूद इसके के बहुत सारी ग्रीवियंस से रिजर्वेशन थी। उसके बाद पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ। अच्छा, ये जितने भी इत्तेहाद और डायलॉग हुए हैं वो तमाम उसकी शिक़ें, तमाम नुकात यकसा थे, और उसके बाद फिर पीडीएम आई तो पीडीएम के साथ भी उन्हीं नुकात पर मुतालबा हुआ। और आज भी जो मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहमती अमल जो आगे बढ़ चुका है उसके भी नुकात यही है कि जनाब, क्योंकि अर्बन एरियाज को सिंध के पिछले 8-10 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम नहीं दी जा रही, जो कि इनका हक बनता है, जो खरबों रुपए है, जो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की 15 साल इख्तिदार में उन्होंने अपने हाथ में मरकूज रखा। 18वीं तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। सूबे ने अपने तमाम वसाइल, इख्तियारात और डिपार्टमेंट्स अपने हाथ में रखे, मरकूज रखे, तो उसकी वजह से इफेक्ट जो हुआ, इम्पैक्ट जो हुआ निचली सतह पर कि कराची में अर्बन एरियाज में जो उसको रिफ्लेक्ट होना था, जो पैसे कराची वाले अमूमी तौर पर टैक्स की मद में दे रहे होते हैं वफाक को, और वफाक जब सूबे को देता है तो सूबा अपने हाथ में रख लेता है। रेहान साहब, ये 5 साल तो नून लीग ने किया नहीं, इस पर सोचा भी नहीं उन्होंने अपनी वफाकी हुकूमत में 13 से लेकर 18 तक। हाँ, तो वो रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। हमारी जो गुफ्तगू है, बातचीत है, तो उन्होंने ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रपोजल्स दिए थे तो उस पर ब्रिजेस वगैरह बनाए। K4 का मंसूबा मैं खुद क्योंकि उस असेंबली में मौजूद था तो ये मैकेनिज्म तय हुआ था कि 50% वफाक उसको बेयर करेगा और 50% पानी के उस मंसूबे को सूबा देखेगा, नहीं पीपल्स पार्टी। बदकिस्मती से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सूबा बैक हो गया, और सूबे के पीछे हो जाने की वजह से वो मंसूबा ना सिर्फ उसकी कॉस्ट बढ़ गई बल्कि वफाक भी कुछ नहीं कर सका। अच्छा, पानी का मसला बड़ा क्रूशल मसला है। अच्छा, इस तरह की, क्योंकि हम 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास तमाम इख्तियारात तकरीबन है, और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीएम जो है वो ऑथोराइज है बहुत सारी चीजों के लिए। तो हम बराह रास्त पीपल्स पार्टी के ऊपर इस बात का इल्जाम आयद करते हैं कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से ही अमन और अमान के को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से है, या कोटा सिस्टम खत्म ना करने की वजह से, या प्रोविंशियल फाइनेंस की कमीशन की रकम ना देना, या जो लोकल बॉडीज है उसको एम्पावर ना करना, ये तमाम चीजें ऑनरेबल कोर्ट के पास भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा रेहान साहब, इस पर मैं दोबारा आऊंगा, चूंकि ब्रेक में वक्त थोड़ा कम रह गया, और ब्रेक के बाद इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि पंजाब में क्या आपको भी सीट एडजस्टमेंट के तहत कुछ वहाँ भी एमक्यूएम को हम देखेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बदील से वहाँ पा रहे हैं। रोकड़ी साहब, ये जो लोकल गवर्नमेंट वाली बात है, क्या आपकी पार्टी भी इस हवाले से कुछ सोच रखती है, या जब सीट एडजस्टमेंट होगी इवेंचुअली अगर होती है, और क्योंकि कहा जाता है कि शायद जो भी अगला सेटअप होगा उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर शायद कोई गवर्नमेंट ना बन सके, तो उसमें आपके पास भी ये होगा एक लेवरेज कि आप जब किसी के साथ जाएं तो कुछ शराइत के साथ जाएं, तो आप भी समझते हैं ये 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा? देखिए, मेरा 18वीं तरमीम के बारे में मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जरूर इसको असेंबली के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा भी सही, और लेके भी आएंगे कंसिडर कराने के लिए। 18th अमेंडमेंट एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें अच्छी नहीं है। तो जो चीजें उसके अंदर अच्छी नहीं है आपने उनको रिकंसिडर कर रहे हैं। आपको टूरिज्म तमाम का तमाम तबाह हो गया 18th अमेंडमेंट की कुछ शिकों की वजह से। तो 18th अमेंडमेंट को बाय इटसेल्फ आप कहें कि 100% उसकी सारी चीजें ठीक हैं, नॉट एट ऑल। उसको हमें रिकंसिडर करने की जरूरत है, और रिकंसिडर करना कोई जुर्म नहीं है। हम एक एक्सट्रीम रिएक्शनरी बिहेवियर के साथ हर चीज को डिफेंड करते हैं। हम कहते हैं जी क्योंकि हम लेके आए, तो अब ये किसी ने अगर ये सोचा कि इसके बारे में कि इसको रिकंसिडर, तो इस मीन कि हमारा जिंदगी का ये फेलियर हो जाएगा। देखिए, कोई चीज भी देयर इज नो एंड टू थिंग्स लाइक दैट। आप इसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाते।
आप देखते हैं कि कोई भी आपने काम किया उसके फवायद अच्छे नहीं आ रहे, आप उसको रिकंसिडर करते हैं। हम 18th अमेंडमेंट के तहत आज तक हम उसके फैक्ट्स में से एक ही है कि हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है हम उसको फाल ही नहीं होने दे रहे, और उसको इतना वीक रखा जाता है कि उसकी अफादियत है ही नहीं। पब्लिक का जो सारा है हिसाब किताब वो लोगों के साथ है। पब्लिक की जो एक एक चीज है वो जुड़ी हुई है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, वो आपके मुल्क के अंदर है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें करने की हैं, 18th अमेंडमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए। जी सर। ठीक। अच्छा रोकड़ी साहब ये फरमाइएगा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ 18 नेशनल असम्बली की सीट से आईपीपी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, और इसी तरह सूबे में आप कितनी सीटों पर समझ रहे हैं कि अगर सीट डिसमेंट नहीं होती नून लीग के साथ तो कितनी सीटें निकाल सकेगी आईपीपी सेंटर में, फेडरल में, नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में? जब आप चली जाती है ना कोई भी पार्टी, जब वो चली जाती है कि हमने जी सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो जब आपने 19 का नाम लिया तो फिर 19 ही रह गया आपके पास। अब 19 में से आप कहाँ पहुंचते हैं, ये अलग चीज है। इसी तरह जब आप सूबाई की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए हम जैसे लोग पहले दिन से कहते रहे कि आप सीट एडजस्टमेंट को छोड़ें, आप अपने इलेक्शन की तरफ जाएं और फोकस करें और अपने बयानिए को क्लियर बिल्कुल साफ शफाफ लेके चलें, लोगों को साफ पता हो आप क्या करना चाहते हैं। बहरहाल मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो बेहतर नहीं होगा। जी सर। चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज अपडेट्स हैं, रिहान हाशमी हमारे साथ हैं, रोकड़ी से ब्रेक के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जा रही है अदलिया में और सुप्रीम कोर्ट से उसको उम्मीद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। 3 जनवरी को उनकी केस की हेयरिंग भी है, इस बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की, और आईपीपी के रहनुमा खुर्रम रोकड़ी भी हमारे साथ हैं। रिहान साहब, जिस तरह कराची की तो बात हो रही है, सिंध के शहरी इलाकों की बात हो रही है, क्या पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, क्या हम देखेंगे एमक्यूएम यहाँ भी आ रही है, कोई यहाँ पर कुछ स्पेस दे रही है नून लीग आपको या नहीं? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग एमक्यूएम की उड़ान खास तौर पर आज से तकरीबन 10 साल कबल सियासी तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पर हमने हमारे ऑफिस ताहाल अभी कायम भी हैं। हमारे मुख्तलिफ जिम्मेदारान, तंजीमी जिम्मेदारान मौजूद हैं, और कई एक जगह से हमने जहाँ पर हम समझते हैं कि वहाँ हमारे जो साथी हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं पंजाब में मौजूद, और उनकी अच्छी वर्किंग है, तो वहाँ से हम खड़ा भी कर रहे हैं, उसकी लिस्टें भी मौजूद है हमारे पास। मगर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सीट को, कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट को हम बोन ऑफ कंटेंशन बनाएं, क्योंकि इलेक्शंस हमें अपने सिंबल पे लड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं आबोताब के साथ मुखासमाना तर्ज अमल इख्तियार करें या आपस में दस्तो गिरबा होने वाली सूरत हाल हो। क्योंकि देखें, मैंने आपसे जिस तरह अर्ज किया कि हमारे पास एक लार्जर कैनवस है नेशनल लेवल का, और हम समझते हैं कि उसको अटेन करने के लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और हम उसको अपना भी रहे हैं। ठीक। अच्छा खुर्रम रोकड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी नई है, ये वजह है कि सिर्फ आपका फोकस अभी पंजाब नजर आ रहा है? जी खुर्रम साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब आपको आवाज़ आ रही? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या आपकी पार्टी नई है, इस वजह से आपका फोकस सिर्फ अभी पंजाब नजर आ रहा है? मेरा वाहिद मजलूम जिला है जो आप लोगों ने पंजाब में शामिल किया हुआ है, और हिस्सा हमें आज तक नहीं मिला। हम तो इस चीज को रोते हैं कि किसी दूसरे सूबे के जिले को काट के आप पंजाब के अंदर हम बैठे हैं, नाम पंजाब ओन करता है और जिस सूबे के थे ऊपर से वैसे कट गए। इसलिए पंजाब के पर्टिकुलर सवाल उनसे पूछें जो जिनको पंजाब की उस साइड का पूरा इल्म हो, क्योंकि हमारे जो जवाब होंगे वो शायद इतने पसंद नहीं आएंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि साफ जवाब होंगे वो इतने पसंद आएंगे नहीं। प्लीज। लेकिन फिर भी आप सर, अब तो पॉलिटिक्स में आप हैं, तो उसके लिए कहा जाता है हर कोई जनूबी पंजाब के सूबे की बात जरूर करता है, हर किसी इस पर बात। जनूबी पंजाब नहीं सर, जनूबी पंजाब बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हमारा इलाका डिफरेंट है। हम तो इस्लामाबाद से टोटल 1.5 घंटे के सफर पे है, अटक के बिल्कुल वेस्ट के अंदर हैं, और बन्नू की हम डिस्ट्रिक्ट बन्नू के साथ है, और हमारा तो जो डेर इस्माइल खान हमारा कमिश्नर होता था हम, और फिर उसके बाद हमारा कमिश्नर जो है वो पिंडी हमारा डिवीजन होता था।
जनूबी पंजाब को अगर आप देखेंगे तो जनूबी पंजाब शुरू होता है लिया से, ये ऑनवर्ड चला जाता है आपके डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर को भी आप इसके अंदर शामिल करें। और उनका ये कहना कि उनको हक है कि उनको ये सूबा बना के दे, तो उनका हक बनता है। अगर आप उस इलाके की तरफ चले जाएं तो वाकईतन वहां पर बहुत मसाइल हैं, बहुत इश्यूज है। एक निश्तर हॉस्पिटल है टोटल, जो बलूचिस्तान आधे को भी केटर करता है, पूरे जनूबी पंजाब को केटर करता है। और मुल्तान वाहिद एक शहर है, अगर फिर कदीम के अंदर चले जाएं तो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा शहरी मुल्तान था। तो उसको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तरक्की तो दी, काफी दी, लेकिन बेहतर यह है कि उसको सूबा बनाया जाए और उनको राइट्स दी जाए जनूबी पंजाब को। इसके बारे में इतना ही कहूंगा। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाते हैं। रेहान साहब, पहले आप ये, अब तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि जी उनको तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। पहले जो उम्मीदवार थे उनके लिए मसाइल थे, फिर तजवीज़ तायद कुंदा के लिए मसाइल, अब उनके पेपर ही रिजेक्ट कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी दरख्वास्त है। आप समझते हैं कि जो उनके खदशात हैं, अगर इसी तरह से इलेक्शन हुआ तो बड़े मुतनाज़ा हो जाएंगे तमाम इलेक्शंस हर जगह पर, चाहे सूबे में हो चाहे विफाक में हो, तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखें, जहां से भी जो मेरी मालूमात है रिजेक्ट किया गया है नॉमिनेशन पेपर, वहां पर कानूनी जवाज लगाए गए हैं, ना दिहंदा होने का हो या डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन ना होने का हो, या इस तरह के जो दीगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन में कानून के मुताबिक लिखे हुए हैं। और अगर कोई ये समझता है कि बिला जवाज लगाए गए हैं तो उसके लिए अपील दायर की जा सकती है, जिसकी एक मखसूस डेट भी मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास। और अपील में भी एड्रेस ना हो तो उसके बाद अदलिया में भी जाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। कहीं पर भी इस तरह के अगर कोई अमल हो रहा है या इंटेंशनली कुछ जगहों पर सुना है, क्योंकि कराची में तो इस तरह की कोई खबर नहीं आई, सिंध में किसी किस्म की इस तरह की खबर नहीं है, और अगर पंजाब की कुछ जगहों से ये खबरें हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, उनको अपील करनी चाहिए। क्योंकि देखें, आपको थाली में तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अमूमी तौर पर और जो हमने एट्रोसिटीज को सहा है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, इनके साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन इनके साथ उसका मेरा ख्याल है कि 2% भी नहीं हुआ है। ना इन्होंने मैयतें उठाई, ना इनको मिसिंग पर्सन्स हैं, ना इनके ऑफिसर्स बंद हुए, ना इनके ऑफिसर्स को लीगल ऑफिसर्स को तोड़ा गया। तो कम से कम इतना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इतना जिगरा पैदा करना चाहिए कि 4-5 दिन जेल में गुजार सकें, कुछ सऊबतें सह सकें। और अगर बहुत ज्यादा नहीं तो एमक्यूएम सामने है, इनके दिहाइयों से हम एट्रोसिटीज को सह रहे हैं, जो कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम दुहाइयां देते थे कि खुदारा जरा सूरत हाल को देखें। एनीवे, नाजायज किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्टेट के खिलाफ किसी ने वॉर वेज की है और स्टेट की इंटीग्रिटी को डैमेज दरपे है और कोई इमेज डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इसकी भी इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जी, अब रोकड़ी साहब, 9 मई के वाक़यात अपनी जगह, लेकिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उस वाक़यात से या जिन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, उनको तो कम से कम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। नैरेटिव पार्टी का डिपेंड करता होता है कि वो इलेक्शन में कैसे जाती है। इल्जाम साबित नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, ये मीडिया को कैसे मालूम होगा? अच्छा, जो वाकया है वो कुछ सारी पार्टी ने किया हुआ है? नॉट एट ऑल। क्या सारे मुजरिम है? नॉट एट ऑल। क्या सारे जुर्म किया? नॉट एट ऑल। बात यह है कि आपकी लीडरशिप का मौकफ आज तक क्या है, किस नैरेटिव पे आप आज भी चल रहे हैं, और आपको पॉलिटिकल जितने लोग थे वो क्यों छोड़ गए? आपके पास आज जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको टिकट देने के लिए आपके पास बंदा कोई नहीं है। आपने प्रोफेशनल लॉयर्स को, वो लॉयर्स नहीं, फिर ये मिसाल देते हैं जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी लॉयर थे, भाई वो लॉयर से पॉलिटिक्स के अंदर गए और उनका पॉलिटिकल कैरियर है। एक आदमी जो लॉयर है, प्रोफेशनल लॉयर है, जो फीस लेके काम करता है, वो आज 1 जनवरी को लॉयर है और 20 जनवरी को वो पॉलिटिशियन नहीं बन जाता, उसको टिकट नहीं दे दिया जाता। पार्टी तमाम की तमाम चली गई प्रोफेशनल लॉयर्स की तरह, और फिर इन्होंने जिनको वो टिकट नहीं दे सकते उनकी बेटियों को, उनकी जो खवातीन है जो घर की, इन्होंने कहा आप पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएं, उनको टिकट देने, उनको कहा जी आप लड़ें। आप पॉलिटिकल खवातीन जिन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है, जो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर है, आप उनको टिकट दें। आपने क्योंकि जो इलेक्टेबल्स आपके पास आए थे, आप देखते हैं वो टिकट नहीं लड़ रहे, तो आप उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को आज बाहर लेके आ गए कि उनको टिकट दें। ये हो क्या रहा है? ये तमाम क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है? ये क्या पॉलिटिकल अप्रोच है? इन चीजों को देखिए, नैरेटिव क्या है? वो तो एक चीज जो हो गई 9 मई वाली, वो तो एक कलंक का ऐसा दाग है जो लग गया।
और उसको कौन मिटाएगा, और क्यों बच्चों को इस्तेमाल किया। और जो लोग इस्तेमाल हुए, जो बच्चे, उनके लिए वकील नहीं है, जो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए वकील नहीं है, लेकिन टॉप मोस्ट लीडरशिप के लिए या इन लोगों के लिए करोड़ों रुपए की फीस देने वाले वकील भी मौजूद हैं। तो क्या ये पार्टी रह गई है? क्या क्या पार्टी कैसी होती है? तो आप नैरेटिव देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस नैरेटिव पे है। हमारी प्ली ये है, हम ये कहते हैं कि भाई साहब आप आज भी उसी नैरेटिव पे हो जिस नैरेटिव पे आपने 9 मई कराया, या जिस नैरेटिव पे आपने लॉन्ग मार्च शुरू किया और आपने एक सो कॉल्ड हकीकी आजादी का नारा देकर हमारे इस मुल्क के बच्चों को आपने अपने मुल्क के खिलाफ कर दिया। हमारी फिक्र तो ये है, इस नैरेटिव के साथ आप फिर कैसे मासूम और कैसे मजलूम डिक्लेयर करेंगे और क्यों करें हम? सर ये क्वेश्चन जी सर, लेकिन अगर वो पार्टी आ ही नहीं सकेगी इलेक्शन में, आप जिस तरह कह रहे हैं जी औरतों को दे दे टिकट, वो कोई और नहीं लेगा तो उन्होंने खवातीन को भी देना है, वकला को देना है, वो कह रहे हैं बाकी तो पकड़े गए। सर यार नहीं पकड़े गए कुछ, तो उन्होंने कुछ बिजली चोरी की हुई थी सर, पकड़े क्यों गए? पीछे जाए ना, किया क्या, जुर्म क्या है? मिसाल लॉलेस सोसाइटी। अब मसलन अली मोहम्मद खान साहब ने काफी जेल भी काटी, लेकिन फिर भी इल्जाम तो कोई नहीं साबित हो सका, तभी वो आज आजाद हैं। सर मेरी बात सुने, आपने मेरी बात को सुना ही नहीं गाजी साहब। मैं कह रहा हूं नैरेटिव क्या है, नैरेटिव क्या है, किस नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? अभी तक इट इज सेम नैरेटिव जिसके ऊपर लॉन्ग मार्च निकाला गया था। आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से हटकर आपने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया, आप उस रास्ते से हटे हैं क्या? अभी तक उसके लिए एक स्टेटमेंट आई है कि हमारा वो जो नैरेटिव था वो गलत था और हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में बात कहते हुए भी अभी इनको तकलीफ होती है। यानी किस मुल्क की पार्टी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? मेरी तरफ से कोई कहीं पे भी चला जाए, मेरे जैसे लोगों के लिए मेरी फिक्र वो नौजवान बच्चा जो 20, 22, 23, 24 साल का है, जो डिप्रीविएशन का शिकार है, जो 3.5 साल की गवर्नेंस का उसको इल्म नहीं है, लेकिन उसके दिलों के अंदर इतनी नफरत भर दी गई और इतनी पोलराइजेशन की गई कि वो इनके या पता नहीं किसके एजेंडा पे चलकर अपने मुल्क को गालियां निकाले। ये कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? उनके तो सारी लीडरशिप कंडेम तो करती है अब, और वो कोई कंडेम नहीं करते, कोई कंडेम नहीं करते। ये ड्रामाबाजी जो है ना, लेट्स बी वेरी फेयर, कोई कंडेम नहीं करते, कोई कंडेम कुछ भी नहीं करते। हम बच्चे हैं गाजी साहब, ना आप बच्चे हैं, ना वो लोग बच्चे हैं जो शऊर वाले हैं। हम सारों को पता है कि ये किस रास्ते के ऊपर है, हम सारों को पता है कि उन्होंने नौजवान नस्ल को किस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की और कैसे डिल्यूजन के एक डिल्यूजनल फेज के अंदर लेके चले गए, हमें नहीं मालूम। मगर सर कानूनी तौर पर तो ये वजह नहीं हो सकेगी कि लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दी। वो काम है गाजी साहब। मैं ना जस्टिस हूँ, ना मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ। वो सवालात आपके हैं अदालतों से, आरओ से, गवर्नमेंट से। ये जो और ऐसे नहीं कागजात नामजदगी रिजेक्ट होती है, मजाक नहीं होता। कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की वजूहात होती हैं, तो फिर चीजें पूरी रखना पड़ती हैं। आप यानी ऐसे नहीं होता, वो कागजात नामजदगी किसी वजह से रिजेक्ट होते हैं। फिर कह रहा हूँ असल चीज की तरफ जाइए, नैरेटिव। जी सर। अच्छा, आपके ख्याल से नैरेटिव जो है उनको बदलना पड़ेगा। रेहान हाशमी साहब, आप एंटायर एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव लेके आप एंटी स्टेट नैरेटिव लेके खड़े हुए हैं। आप कहते हैं हम नहीं होंगे तो मुल्क टूट जाएगा। यानी इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से क्यों कह दी जाए, क्यों? अच्छा, आपको भी रेहान हाशमी साहब ये लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ नैरेटिव बदलेगी, अपना बयानिया बदलेगी, तो उसके लिए कोई रूम बन सकता है? देखिए, नैरेटिव का जहां तक ताल्लुक है ना, और ये जो खास तौर पे जो हमसे ज्यादा किसी के ग्रीवियंस नहीं होंगे एस्टेब्लिशमेंट से ना, हमारी बहुत नाराजगियां रही हैं, लेकिन हर चीज की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। पूरे पाकिस्तान के पास ले दे के आपके पास चंद इदारे हैं जो कि आपके लिए बाइस इफ्तिखार हैं। उन इदारों की वो तो इदारे अपना काम करेंगे, उनका काम है कि वो करें जो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में अवाम का और जनरल मासेस का भी तो काम है कि उन इदारों की प्रोटेक्शन मुख्तलिफ फोरम पे करें। बैनुल अक़वामी तौर पर आप जरा आपका जाना हुआ हो दीगर ममालिक में या सोशल मीडिया के ऊपर, ये जिस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करके डिफेमेशन का मामला हुआ, जिससे हमारे दुश्मन जो हैं वो फायदा उठाते रहे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या आपके और मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि आपके भाई घर का मामला था ना, आप यहाँ पर पॉलिटिकली उसको डायलॉग करते, जमहूरी तरीके से उसके ऊपर एहतजाज करते, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि पूरे मुल्क को आपने डिफेम कर दिया बैनुल अक़वामी तौर पर कि हमारे कारोबार भी मुतासिर, इकोनॉमिक मामलात भी मुतासिर। चाहे रेहान साहब उनका ये कहना है कि जी हम तो कंडेम करते हैं, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा,
फिर ये एक आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा था, किसी किस्म का एहतजाज नहीं, मना कर दिया। लोगों को लगाम दे, उनको पुचकारने के बजाय, उनको झप्पियां डालने के बजाय उनको लगाम देना या डिसऑन करें। ये कौन सा तरीका है कि पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, बैनुल-अक़वामी तौर पर डिफेम कर रहे हैं, इदारों को डिफेम कर रहे हैं, लोगों के आंखों में झूल झोंक दिया, उनको पॉजिटिव चीजें नहीं बता रहे। भाई अपने घर की चीजें यार, आप अपने घर के अंदर बैठ कर डायलॉग करते, जमहूरी तरीके से एहतजाज करते, सड़क ब्लॉक करते, कुछ भी करते। ये कौन सा तरीका है कि पूरे मुल्क को बदनाम करने का आपने पूरा ठेका लिया हुआ है, सिर्फ किस लिए? इख्तिदार के हसूल के लिए। अच्छा भाई बहुत सारी खामियां हैं ना हमें, मिन हैसुल कौम बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को दीगर ममालिक दुश्मन के सामने उजागर करके आप क्या करना चाह रहे हैं, ये एक पॉइंट है। अच्छा रेहान साहब, सवाल किया था जी हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने, जो लॉयर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हाफिज एहसान साहब, इस वक्त एक और मामला है मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली का। अभी उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी तक एक मामला है ताहयात नाअहली का। तो ये सर भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहले मुझे ये बता दें कि क्या उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद ना होना, ये उसके बाद तो उनको ज़रूरत नहीं रहती। अगर आर ओ ने उनको मुस्तरद ही नहीं किए कागजात, तो फिर उनको ख़तरा तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर नाअहली वो तो एक रस्मी सी कार्रवाई है, जब रिजेक्ट ही नहीं हुए कागजात तो फिर क्या ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है 2018 के अंदर, और उसका जो टाइटल है वो समीउल्लाह बलोच। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया हुआ है कि अगर कोई शख्स को 61F के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक वो लॉ का या कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जो मौजूद है। और मीनिंग देयर बाय कि अगर वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंफर्म कर दे तो उसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है परमानेंटली लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई रहेगा। अब ये हमारे मुल्क के अंदर डिबेट चलती रही थी कि क्या ये लाइफ टाइम जो है वो 5 साल होना चाहिए, 10 टाइम होना चाहिए, या कितना होना चाहिए इस लाइफ टाइम की पीरियड जो है, या लाइफ टाइम ही रहना चाहिए। उसके अंदर हमारी बार एसोसिएशन ने भी डिबेट की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर बात की, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बात की, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट के होते हुए सेक्शन 232 को पीडीएम की गवर्नमेंट ने अमेंड किया, और उन्होंने कहा कि जितनी देर तक किसी लॉ के अंदर म्याद का जिक्र नहीं है, उसको अगर म्याद का जिक्र कर दिया जाए तो वो 5 साल है, और 232 को अमेंड कर दिया गया। अब जो पहली भी 2018 की जजमेंट आई थी वो मियां नवाज शरीफ उस पर पार्टी नहीं थे, वो ना ही वो स्पेसिफिक थी, बल्कि उस जजमेंट का जो इफेक्ट था वो उनके ऊपर आया। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले जो है वो एक केस गया बादशाह केसरानी का, और उसने जाके ये कहा कि जी चूंकि मुझे एक डिग्री की बुनियाद के ऊपर नहल किया गया है और वो मेरी नहली जो है वो लाइफ टाइम है, और सेक्शन 232 की अमेंडमेंट भी आ गई है, और मेरी अपील भी अगर पेंडिंग है, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो 7 मेंबर्स बेंच है। अब दूसरी बात ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिस्क्रिशन एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की है या नहीं है, वो बिल्कुल है। अगर वो समझता है कि सेक्शन 232 के नीचे अमेंडमेंट आई है तो 5 साल है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नलिफाई नहीं किया जा सकता तो वो रिजेक्ट कर सकता है। अब उसकी अपील जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाए, हमारे हाईकोर्ट के जजेस हैं, और ये मामला चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा। अब उसके अंदर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस चीज को देखते हुए एक फैसला किया है, और वो जो बेंच बनाया है, तो वो बेंच जो है वो कल से हियरिंग स्टार्ट करेगा 11:30 बजे, और उसके बाद जो मामला जो है वो चलते जो है वो फैसला आ जाएगा अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसके अंदर ये आएगा कि क्या 62F का जो बैन है वो लाइफ टाइम है, या उसकी 5 साल की म्याद जो पार्लियामेंट ने दी है, या 18वीं तरमीम के अंदर जो है आर्टिकल 62 के नीचे जो है 61(2)F जो है उसके नीचे 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारी डिबेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास या वो अपना जो ऑलरेडी व्यू 5 मेंबर्स बेंच है उसको अपहोल्ड करती है। लेकिन जो हमारी चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन जो पिछले की भी थी, या अभी भी जो चीज आई है, या उसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार्स का भी है, या एक पॉलिटिकल पार्टीज का है कि लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मगर
अगले 3-4 दिन के अंदर जो है जो 2018 का व्यू है अपना लाइफ टाइम का, या वो लाइफ टाइम तो उसके अंदर नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जितनी देर मौजूद है और इनडायरेक्टली उसका मतलब जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिविजिट करेगी और वो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 साल की मियाद लिखी है 62(1)H के अंदर या सेक्शन 32 की जो अमेंडमेंट्स है वो तो काजी साहब कह चुके हैं कि देखना होगा कि इलेक्शन एक्ट में अब तरमीम हो गई है तो उसके बाद अब वो 5 साल की रहेगी। लगता है ये कि 5 साल कर दी जाएगी, उसके बाद मियां साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन सर मेरा सवाल वही कि जब आप खुद फरमा रहे हैं कि ये ताहयात नहली है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक ताहयात नहल है, तभी ये बेंच बन रहा है, 7 फुट बेंच इस चीज को देखेगा, तो फिर उनके कागजात तो एक्सेप्ट फिर किस तरह से हो गए? देखिए चीज ये है कि कागजात एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना एक रिटर्निंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसके ख्याल के मुताबिक 232 लागू होता है इस चीज के अंदर, तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उसको वो अब अपने ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे और फैसला कोर्ट ऑफ लॉ का आएगा और वहां पे हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं। अगर हाई कोर्ट के जज साहब ये होल्ड कर लेते हैं इस चीज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड है और मैं इसमें बाइंडिंग हूँ इस चीज के अंदर, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के एक्सेप्टेंस उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इसी दौरान जो है चूंकि 10 तारीख तक उन्होंने अपील सुननी है और 10 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला कर देती है इसको 62(1)F के ऊपर या सेक्शन 232 के ऊपर, तो फिर जो है हाई कोर्ट के जज साहब भी जो है एज ए अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाइंडिंग उसको होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे वो आर्टिकल 189 के नीचे जो है तमाम हाई कोर्ट्स के लिए और जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर या तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है उसामा भाई अगले 3-4 दिन के अंदर 10 से पहले ये रिजॉल्व हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे देगी। अच्छा रेहान साहब, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा है कि सभी लोग इलेक्शन लड़ सकें, मियां नवाज शरीफ साहब की ये जो ताहयात नहली है ये ख़त्म होना और उनके लिए जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह जो पाकिस्तान आए हैं रिलीफ पर रिलीफ मिलना, ये नून लीग के लिए अच्छा है या पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा है अगर इसी तर्ज पर बाकियों को भी इसी तरह मौका मिल जाए? देखिए पहली चीज तो ये है कि इस तरह के ऐसे मामलात अगर कहीं पर हुए, चाहे वो नाअहली के मामलात हों या कोई जिसमें ये तासुर आता हो कि विक्टिमाइज किया जाता रहा है और विक्टिमाइजेशन के बाद फिर रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, तो अव्वल तो ये कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इस तरह का तासुर ज़ाहिर होने की ज़रूरत है कि मुल्क में ये तासुर ख़त्म हो कि किसी को रिलीफ दिया जा रहा है तो किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात रह गई कि अगर क्योंकि अभी जो हालिया दिनों में जो चल रही है सूरत हाल, उसमें तो ऑनरेबल कोर्ट का इन्फ्लुएंस और उसके जो डिसीजंस थे उन्हीं की बुनियाद के ऊपर फैसला भी होना है और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जिनकी रिजर्वेशंस हैं बशमूल मुस्लिम लीग नून, जिस तरह आपने कहा, तमाम को आला अदलिया के पास मेरा ख्याल है ट्रस्ट भी करना चाहिए और जाना भी चाहिए। ठीक, रोकड़ी साहब, आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी जिस तरह जो भी केस उनके खिलाफ बने और अब वो उसको रिवर्स किया जा रहा है? देखिए बात यह है, ये जो पनामा का केस है ना, ये बाय इटसेल्फ इतना एम्बिग्विटी है उसके अंदर कि पता नहीं कोई कहाँ से उठता है और क्या चीज लेके आता है और उसके ऊपर इस मुल्क के अंदर ऐसा एक तूफान उठता है और उस तूफान की जद में कुछ लोग आते हैं और बाकी लोग जिनके आने चाहिए थे वो नहीं आते, तो ये चीज तो यही एक अजीब गरीब चीज हो जाती है। बहरहाल ये कोर्ट्स वाला जो मामला है उस दौर का, वो तमाम को आप उठाएं तो उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं और अब नाम ले लेके आदमी किस किस को कोसे। सर इससे तो किस आपके सरबराह जहांगीर तरीन साहब को भी तो फायदा होगा ना अगर ये रिवर्स हो जाता है। जहांगीर तरीन साहब हो या मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी हो, जो भी आता है उसको रगड़ दें आप, जो गुनाहगार है। यानी ये कौन सा एक हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि जी जो मेरा यानी पार्टी क्या, ये पार्टियां हमारे लिए वतन है या ये पार्टी मुल्क पाकिस्तान है। हमने पार्टीज को भी और उस पार्टी के साथ हमारी जो एफिलिएशन है हम उसको उस लेवल पे ले गए, इसलिए तो एक आदमी और एक कुछ ग्रुप ने इसको हक बातिल की जंग करार देकर मुल्क के अंदर फसाद बढ़ा दिया। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तमाम चीजों को क्लैरिटी के साथ लेके जाना चाहिए, ना ज्यादती हो और ना एक्स्ट्रा फेवर्स मिले। कानून तो है ही, जब तक हम उस स्टेज पे नहीं जाते फिर तो मैं डिफेंड करता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ ना कहा जाए। आप जिस चैनल के साथ होंगे आप कहेंगे हमारे चैनल को कुछ ना कहा जाए, तो हम फिर सच और हकीकत की बात हम करेंगे ही नहीं, इसी तरह पाकिस्तान जैसे हालात में फिरता रहेगा।
पर्सनैलिटीज को छोड़िए, हम बात करें कि जो लॉ क्या कहता है और फायदे 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 पता नहीं, हम सारे फायदों के चक्कर के अंदर हैं। अच्छा, और बस जाती फायदे सारों को मिल जाते हैं और जाती फायदों तक ही हम महदूद हो गए और यही हालत है हमारे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हाफिज साहब, ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ भी गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अब मामला को एक तरह से देख रही है कि जी कोई भी इलेक्शन का हो मामला किसी तरह से डिले नहीं होना चाहिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रहे हैं, 3 रुकनी बेंच है, 3 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बारे में भी आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन दे सकती है? हमने इससे पहले इलेक्शन कमीशन का देखा, उनके लेटर्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन भी कहता रहा है, उनके मेंबर्स भी लिखकर देते रहे हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं मिली और ये खुद इनके इलेक्शन कमीशन के इस पर अहकामात मौजूद हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करेगी तो क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि हाई कोर्ट के हमने देखे कई अहकामात हैं, उन पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के अपने अहकामात, चाहे वो इस्लामाबाद के IG के हों या DC के हों, उस पर भी अमल नहीं हो सका। देखिए उसामा भाई, पहले मैं जरा सिर्फ एक चीज 62(1)(f पे करना चाहूंगा कि 62(1)(f के ऊपर वही अकामा था जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, और वही 1 साल के बाद जजमेंट आ गई कि 62(1)(f के नीचे जो है वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। और फिर उसी अकामा के ऊपर 2019 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई ख्वाजा आसिफ साहब के केस के अंदर, तो उस वक्त कहा गया कि इस अकामा की बुनियाद के ऊपर चूंकि वो उन्होंने ली नहीं है, सैलरी है या उसके अंदर जो भी चीज था, बेनिफिट्स था, तो इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। अब दूसरा उसके अंदर जो सवाल ये है जो आपने किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको हर वो काम करना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर क्रेडिबल इलेक्शंस की तरफ जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है, जो उनके 24 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं एज ए PTI उन्हें जमा करवाए हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी काम है कि उनके ऊपर सर्टेन डायरेक्शंस करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी काम है कि उनके ऊपर डायरेक्शंस करे। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस के अंदर क्रेडिबल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जो 50 अरब रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर्स आएगा या एक पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन कैंपेन या एक सेंसेशनल चीजें चलेंगी और बाद में भी हम उसी तरह कोसते रहेंगे कि जिस तरह 1988 से लेके आज तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पहले एक पॉलिटिकल टेम्परेचर क्रिएट करती हैं इलेक्शन के मुताबिक और जब वो हार जाती हैं तो उसकी कंटिन्यूटी में जाती हैं। उसके लिए तमाम प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो उसके लिए अभी से हालात को बेहतर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अहमद साहब, रिहाना हाशमी साहब और खुर्रम रोकड़ी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2023 का साल गुजर गया, पाकिस्तान के लिए कोई खास अच्छा ये साल नहीं रहा। बहुत अदम इस्तेहकाम, ख़ासतौर पर महंगाई के लिहाज से रिकॉर्ड टूटते हमने इसमें देखे, सियासी अदम इस्तेहकाम इसमें हमने बहुत ज़्यादा देखा। 2024 का साल शुरू हो चुका है, पहला दिन है। दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ये साल पाकिस्तान के लिए अमन का, इस्तेहकाम का और एक आम पाकिस्तानी की बेहतरी का साल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।